स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का अगले टॉपिक। तो जिसका नाम है लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। कि आखिर लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसमें होता क्या क्या है। तो उस संपूर्ण बातों को अपन देखेंगे इस अगले वीडियो में। तो देखिए, लैंगिक जनन में होता क्या है कि जिस तरह से आपको बताया गया है कि लैंगिक जनन में नर और मादा जीव होते हैं, वो युग्मक बनाते हैं, फिर उनका निषेचन होता है और फिर युग्मनज बनता है और उसके विकास से नया जीव बनता है। तो देखिए, जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि एक नर जीव होता है जो अणसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक बनाएगा और एक मादा जीव होता है जो मादा युग्मक बनाएगा। हालांकि निम्न किस्म के जो जीव होते हैं जिनका शरीर या गुणित होता है तो वहाँ पर सूत्री विभाजन नहीं होगा। तो अपन इसको पढ़ेंगे भी डिटेल से। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब बन जाते हैं तो हम जानते हैं कि अठसूत्री विभाजन से इनमें गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। फिर इनका मिलन होता है, उस मिलन को हम संलयन या निषेचन कहते हैं। तो जब नर और मादा युग्मक का संलयन हो जाता है तो एक द्विगुणित रचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज, और युग्मनज को हम जाइगोट भी कहते हैं। तो ये जाइगोट बन गया। अब ये युग्मनज क्या करेगा, समसूत्र विभाजन करेगा आगे और इसका विकास होता जाएगा, इसकी वृद्धि होती जाएगी और फिर भ्रूण बनेगा और भ्रूण है वो जीव में विकसित हो जाएगा। अब ये इस तरह की एक प्रोसेस है अपने लैंगिक जनन की। तो इसमें देखिए क्या है, निषेचन हुआ, वो निषेचन से पहले क्या क्या हुआ और निषेचन के बाद में क्या क्या होगा। देखो, निषेचन से पहले क्या क्या हुआ कि नर और मादा जीवों ने युग्मक बनाए हैं और वो युग्मकों का आपस में संपर्क हुआ है, आपस में मिलन हुआ है। तो ये घटनाएं हुई है, एक तो युग्मकों का जनन हुआ और फिर युग्मकों का स्थानांतरण होकर वो एक दूसरे से मिल गए, अर्थात उनका संलयन हो गया। संलयन होने को अपन क्या करें, निषेचन, और निषेचन के बाद में क्या बनता है, युग्मनज। अब निषेचन के बाद में क्या हो रहा है, तो निषेचन के बाद में युग्मनज बन रहा है और युग्मनज फिर आगे जीव में या भ्रूण में विकसित हो रहा है, तो उसको अपन कहेंगे भ्रूणोद्भवन। तो इस तरह से हम लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है उनको तीन भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। कैसे, एक तो निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं कि निषेचन से पहले, ये जो निषेचन है इससे पहले क्या हुआ, फिर एक खुद निषेचन हो गया बीच में, और फिर निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है। तो निषेचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अपने लैंगिक जनन की। तो उससे पूर्व तीन भागों में बांट लेते हैं इन घटनाओं को अपन, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो निषेचन से पूर्व घटनाएं पढ़ते हैं आज। इसमें देखिए, अपन निषेचन से पूर्व क्या क्या हुआ, जैसे अभी आपको बताया, एक तो युग्मकों का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का जेनेसिस होता है, उसका निर्माण होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन में। और जनन होने के बाद में जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलन करते हैं या उनका संलयन होता है तो किस तरह से युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो उसको अपन युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर में पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन केवल युग्मक जनन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन युग्मक स्थानांतरण को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपन युग्मक जनन। तो युग्मक जनन आखिर होता क्या है। तो देखिए, युग्मक जनन का मतलब ही है कि युग्मकों का जनन होना या युग्मकों का निर्माण होना, बस यही इसकी परिभाषा है कि युग्मकों, नर मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहेंगे। अब जो नर युग्मक बनते हैं, क्योंकि पादप और जंतु दोनों सजीव है, तो पादपों में जो नर युग्मक बनते हैं उनका तो नाम है पुंमणु, उनको पुंमणु कहते हैं। और जो जंतुओं में जो नर युग्मक बनते हैं उनका नाम है शुक्राणु या स्पर्म। तो इस तरह से पादपों के नरयुग्मक पुंमणु कहलाएंगे और जंतुओं के नरयुग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, ये इनके नाम दिए गए हैं। और मादा युग्मक जो होते हैं उनको पौधे या जंतुओं में या तो अंड या डिंप या अंडकोशिका कह देते हैं। ज़्यादातर अपन पादपों के संबंध में अंडकोशिका लिखते हैं, जंतुओं के संबंध में अंड या डिंप का इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मादा युग्मकों को तो अपन अंड या डिंप या अंडकोशिका कह देंगे और नर युग्मक को पादपों में पुंमणु कह देंगे और जंतुओं में शुक्राणु कह देंगे। अब ये तो हो गई युग्मकों के बारे में। अब बात आती है समयुग्मक और विषम युग्मक क्या होते हैं। देखिए, समयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक जैसे आप देख रहे हो नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान और विषम यानी भिन्न भिन्न या अलग अलग। तो समयुग्मक का मतलब है युग्मक जब बनते हैं तो वो समान प्रकार के होते हैं।
विषम युग्मक का मतलब है जब युग्मक बनते हैं, एक के पौधे की बात है, एक के पौधे में जो युग्मक बनते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो इसको होता क्या है, ये दोनों तो अपन देखे पढ़ेंगे कि निम्न किस्म के जो जीव होते हैं, जैसे कुछ शैवाल होते हैं, इनमें दोनों युग्मक, कौन कौन से दोनों युग्मक, यानी नर और मादा दोनों युग्मक कौन कौन से, नर हो या मादा, दोनों युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। वे संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। अर्थात आप ये पहचान नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। दोनों देखने में बिल्कुल समान दिखाई देंगे, संरचना में भी समान रहेंगे और क्रियात्मक रूप से भी समान रहते हैं। ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे, समयुग्मक या समयुग्मकी कहलाते हैं। तो ऐसा होता है कुछ शैवालों में, सब में नहीं, कुछ शैवालों में, जैसे क्लेडोफोरा एक शैवाल है, यूलोथ्रिक्स हरा शैवाल है, इन शैवालों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ये समयुग्मक है, ये दोनों युग्मक आपको बिल्कुल समान दिख रहे हैं। आप इसमें से ये नहीं बता सकते कि कौन सा नर है या कौन सा मादा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि हम पहचान नहीं पाएँ और दोनों युग्मक बिल्कुल बराबर समान दिखाई देते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से, तो हमें उनको समयुग्मकी कहते हैं। जबकि इसके विपरीत देखो, अधिकांश जो जीव होते हैं, ये कुछ में होता है जैसे शैवाल वगैरह के अंदर, लेकिन अधिकांश जीवों में दो भिन्न आकारिकी एवं संरचना वाले युग्मकों का निर्माण होता है, जिनकी अलग अलग तो आकृति रहेगी, अलग अलग उसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी और उसकी संरचना भी अलग अलग रहेगी। ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे, विषम युग्मक कहलाते हैं, या उनको विषम युग्मक कहते हैं। जैसे देखिए आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है फ्यूकस, ये एक भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी, तो इसके अंदर विषम युग्मक बनते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से यहाँ से आता है कि ऐसे शैवाल का नाम बताइए जिसमें समयुग्मक और विषम युग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक तो होते हैं क्लेडोफोरा या यूलोथ्रिक्स, कम से कम एक एक याद रखिएगा। और विषम युग्मक बनते हैं फ्यूकस से, फ्यूकस के अंदर तो बनते हैं विषम युग्मक, और क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स में बनते हैं समयुग्मक। इसी तरह से जैसे आपके चित्र बना के बताया गया, जैसे ये फ्यूकस है, इसमें एक गोल बड़ा सा ये तो मादा युग्मक है, और एक छोटा सा ये पुंगणु जो बन रहा है ये नर युग्मक है। तो इसमें एक फ्लैजिला होता है, कसाब होता है, और उससे ये गति करता है। तो ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो आप आराम से पहचान जाओगे कि जो बड़ी आकृति का है वो मादा होता है, युग्मक होता है, और जो छोटी चल संरचना है वो नर युग्मक है। तो अपन इसको आराम से पहचान रहे हैं, तो इसका मतलब ये विषम युग्मकी के उदाहरण है। इसी तरह से मानव के जो युग्मक होते हैं वो भी विषम युग्मक होते हैं। जैसे मानव के अंदर अंड कोशिका होती है, वो इस तरह से बड़ी और गोलाकार होती है, जबकि आप नर युग्मक या शुक्राणु को देखोगे तो वो एक पूंछ युक्त संरचना वाला होता है, बहुत ही बारीक संरचना युक्त, जो कि चलनशील होता है। तो इस तरह का लंबा पतला पूंछ युक्त संरचना होती है अपने शुक्राणु की, जबकि अंड कोशिका एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है। इसलिए इसको अपन क्या कर रहे हैं, विषम युग्मक। तो मानव में भी विषम युग्मक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो अपने युग्मकों की कुछ बेसिक परिचय हो गया। यहाँ पर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है समयुग्मक और विषम युग्मक क्या है, इसके उदाहरण याद रखना है आपको। तो जैसे विषम युग्मक तो मानव और फ्यूकस का याद कर लोगे, समयुग्मक में आप क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स का याद कर लोगे, और इनकी परिभाषा याद करनी है। अगला देख लेते हैं अपन कि जीवों में लैंगिकता, ये भी इसी का एक टॉपिक है, जीवों में लैंगिकता। तो इसका मतलब क्या है, देखो जीवों में लैंगिकता मतलब नर जननांग तो क्या कहलाते हैं, पुमंग, और मादा जननांग क्या कहलाते हैं, जायांग। देखिए पौधे में, ये पौधे की बात करें अपन, जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट में नर जननांग क्या कहलाते हैं, पुमंग, और मादा जननांग क्या कहलाते हैं, जायांग। इसी तरह से अगर एक जंतु की बात करें जैसे मानव की, तो मानव में जो मुख्य नर जननांग होता है वो वृषण होता है, और मादा में मुख्य जो जननांग होता है वो अंडाशय होता है। हालांकि इसके साथ बहुत सारे और भी अंग होते हैं, वो सहायक अंग कहलाते हैं। तो चूँकि अपन पादपों की बात कर रहे हैं, तो नर जननांग होता है पुमंग और मादा जननांग होता है जायांग। देखिए पुमंग सारे पुंकेसरों को मिलाकर कहते हैं, एक इसका सदस्य पुंकेसर कहलाता है। इसी तरह से जायांग का एक सदस्य क्या कहलाता है, अंडप कहलाता है। पूरे अंडपों को मिलाकर अपन जायांग कह देंगे, लेकिन उसका एक सदस्य अंडप कहलाएगा, और सभी पुंकेसरों को मिलाकर पुमंग कह देंगे, उसका एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। अब देखिए
जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है कि उभयलिंगाश्री और एकलिंगाश्री पादप क्या होते हैं। उभयलिंगाश्री देखो, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों लिंग का मतलब है दोनों लिंग उपस्थित हो, दोनों लिंग का ये आश्रय है। मतलब ऐसे पादप जिन पर दोनों ही अंग लगे होते हैं एक ही पादप पर। तो जब नर और मादा जननांग, नर पुमंग मादा जायांग, दोनों एक ही पादप पर लगे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एक ही पादप पर लगे होते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्री पादप। उभयलिंगाश्री का मतलब देखिए इस तरह से है कि एक पादप है और उसमें दोनों ही लिंग उपस्थित है, नर और मादा दोनों ही उपस्थित है। निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें इस स्थिति को समथेल्सी भी कहते हैं। तो निम्न किस्म के जो जीव होते हैं जैसे शैवाल है, तो उनमें हम जैसे शैवाल, इसका उदाहरण क्या लिख सकते हो आप, शैवाल। तो जो निम्न की श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें उभयलिंगाश्री की स्थिति को क्या कह देंगे अपन, समथेल्सी। समथेल्सी का मतलब है इनका जो पादप शरीर होता है वो थैलोइड होता है, थैलस के समान होता है, जिसमें न कोई पत्ती, तना या जड़ जैसी संरचना नहीं होती है। तो वो चाहे जो थैलस होता है वो समान प्रकार के दोनों ही जननांगों को विकसित करता है। इसके उदाहरण देखते थे, उभयलिंगाश्री पौधे के उदाहरण देखते हैं अपन। मक्का देखिए, मक्के के ऊपर की तरफ नर पुष्प लगे होते हैं, नीचे बुट्टे के रूप में जो बाल से होते हैं उसको वो मादा पुष्प होता है। इसी तरह से नारियल में भी एक ही पौधे होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के में ये होता है, और जो कारा होता है शैवाल उसमें भी यही स्थिति होती है कि एक ही पौधे में दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल का मतलब कौन है, कुकुरबिटेसी आते हैं ककड़ी, खीरा, ये जो पौधे आते हैं, जो ककड़ी, खीरा है, आपकी घिया है, तो ये जो पौधे आप देखोगे तो इनकी एक ही बेल पर दोनों ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। हालांकि नर पुष्प अलग टहनी पर लगेगा और मादा पुष्प अलग टहनी पर लगेगा, लेकिन वो दोनों पुष्प है वो एक ही पादप पर रहेंगे। या चाहे तरबूज की बेल देख लीजिए, तो आप उन पुष्पों को ध्यान से देखना तो आपको एक टहनी पर तो आपको केवल मादा ही मादा मिलेंगे, एक टहनी पर आपको नर ही नर मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, तो वो स्थिति उभयलिंगाश्री कहलाती है। दूसरी देखो एकलिंगाश्री पादप। एकलिंगाश्री का मतलब है एक, एक का मतलब एक, लिंग मतलब एक लिंग उपस्थित हो। जब नर व मादा जननांग अलग अलग पादपों पर लगे हो, अलग अलग पादपों का मतलब हो गया कि एक पौधे पर एक ही लिंग उपस्थित है। तो जब नर और मादा जननांग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक लिंग एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, एकलिंगाश्री कहलाते हैं। निम्न श्रेणी के पादपों में इस स्थिति को हम क्या कह देंगे, विषम थैलेस कह देंगे कि उनका थैलेस भी अलग अलग संरचना वाला है, अलग अलग होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एकलिंगाश्री पादपों के उदाहरण तो होते हैं, वो एक तो पपीता है देखिए, एक खजूर, एक मार्केंसिया। पपीता का पौधा अपने सबने देखा है कि एक पपीता का पौधा तो ऐसा होता है जिस पर नर नर पुष्प होते हैं, एक पपीता का ऐसा पौधा होता है जिस पर मादा ही मादा होते हैं। अगर अपन बाजार से पपीता लाए और नर को उठा लाएं तो उसमें कभी भी आपको फल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नर में नर नर के पुष्प लगेंगे तो वहाँ पर फल बनेगा ही नहीं। अगर आपने मादा लेके आ गए अकेला तो आपको कुछ फल तो बन जाएंगे लेकिन उसमें बीज नहीं पड़ेंगे। इसलिए अपन जब पपीता लगाते हैं तो 2-3 पौधे लगाते हैं ताकि उनमें एक तो नर और एक मादा कम से कम आ जाए। तो इस तरह से पपीता है वो एकलिंगाश्री पौधे का उदाहरण। आप पपीते के पुष्प को देख सकते हो कि आपके घर पे कोई पपीता लगा हुआ है तो उसके पुष्प को आप थोड़ा खोल के देखो, तो आपको अगर वो मादा है तो उसमें आपको जायंग अंडा से दिखेगा, और नर है तो आपको उसमें गुच्छा दिखेगा पुंकेसरों का। इसी तरह से खजूर की भी यही स्थिति है, तो मार्केंसिया जो ब्रायोफाइट प्लांट होता है उसकी भी यही स्थिति है। तो वो एकलिंगाश्री पौधे होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि उभयलिंगाश्री और एकलिंगाश्री पादप क्या होते हैं, इनके उदाहरण दीजिए, इस तरह का प्रश्न आने वाला है। फिर देखते हैं अपन एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, देखिए एक लिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें एक ही लिंग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प जिनमें दोनों लिंग उपस्थित हो। बस यही इसके उदाहरण दे देंगे अपन। देखिए एकलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जननांग में से कोई एक जननांग ही उपस्थित होता है। यानी ऐसे पुष्प, ऐसे फूल जिनमें नर और मादा जननांग में से कोई एक ही जननांग आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपको उदाहरण बताया पपीता का, तो पपीता का पुष्प देख लो आप, या कुकुरबिटेसी कुल का, ककड़ी का, खीरा का, घिया का या तरबूज का पुष्प देख लेना।
आपको एक पुष्प में केवल नर ही नर मिलेंगे, एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें आपको मादाएं मिलेंगे। तो दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं, तो एक पुष्प में केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है। ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे? एकलिंगी। उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्प, ये ज़्यादातर आप इसी तरह के देखते हो। उभयलिंगी का मतलब होगा दोनों, द्विलिंगी का मतलब द्वि यानी दोनों लिंग, मतलब ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा जननांग दोनों ही उपस्थित हों। जैसे सरसों शकरकंद, जैसे अपन इस फूल को कैसे दिखा सकते हैं? जैसे एक तो हमने अंडा से दिखा दिया, फिर उसके साथ हमने पुंकेसर दिखा देते हैं इस तरह से। तो ये जो आप पुष्प का उदाहरण देख रहे हो, ये इस तरह का जो पुष्प है, ये पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, जिसमें ये जायांग भी उपस्थित है और ये पुंकेसर भी उपस्थित है, तो ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण हो गया। जबकि एक लिंग में क्या होगा? अगर आपको नर होगा तो उसमें पुंकेसर होंगे, और मादा होगी तो उसमें एक अंडा से पाया जाएगा, मतलब एक जायांग पाया जाएगा उसके अंदर। इसी तरह से इनके उदाहरण तो हो गए, जैसे सरसों और शकरकंद जो आपकी किताब में दिए गए। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन प्रश्न किताब से बनकर आता है, इसलिए किताब के उदाहरण यहाँ पर रखे गए हैं। अब पढ़ते हैं अपने एकलिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी। क्योंकि अपन पादों में बात करें तो जंतुओं की भी बात कर लेते हैं। एकलिंगी या उभयलिंगी प्राणी जैसे पुष्प थे वैसे ये प्राणी है। तो एकलिंगी प्राणी होते हैं ऐसे प्राणी जिनमें नर व मादा जननांग दोनों अलग अलग प्राणियों में उपस्थित हों। एक मतलब एक लिंग एक प्राणी, एक लिंग एक प्राणी। नर और मादा जननांग के लिए दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं। जैसे मानव, देखो मानव में नर अलग होता है तो स्त्री अलग होती है। इसी तरह से तिलचिट्टा है कॉकरोच, तिलचिट्टा को क्या कहते हैं? कॉकरोच। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। इसी के अलावा जैसे एस्करिस है, एस्करिस के अंदर नर अलग होता है, मादा अलग होती है। इसी तरह से आप चाहे पक्षी देख लो, पक्षी के अंदर नर जैसे आप मोर देखिए तो नर अलग है, मादा अलग है। इसी तरह से अपन पिजन देखते हैं, कबूतर, तो नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो कहने का मतलब है एक लिंगी प्राणी होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे ऐसे प्राणी इनके उदाहरण हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी मतलब एक ही प्राणी बहुत स्पेशल है। देखो एक ही प्राणी है जिनमें नर भी है तो मादा जननांग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं, है स्पेशल। मतलब प्राणी तो एक ही है लेकिन उसी में नर भी है तो उसी में मादा भी है। जैसे केचुआ, देखो आप, केचुआ जो होता है किसान का जो मित्र कहलाता है, उसमें जो इस तरह से बहुत ही उसका कोमल शरीर होता है, खंडों में बटा रहता है, उसमें नर और मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। इस तरह स्पंज है, फीताकृमि होता है जिसको टेप वर्म भी कहते हैं, रोगजनक होता है, जोंक होती है जो खून को चूसती रहती है। इनमें नर और मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, दोनों जीव अलग अलग नहीं होते हैं, तो उभयलिंगी प्राणी कहलाएंगे। तो ये तो इसके उदाहरण थे, इनको आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं युग्मकों के निर्माण के दौरान होने वाला कोशिका विभाजन। तो देखिए युग्मकों के निर्माण के दौरान कौन कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो अपन इसको दोनों को पढ़ते हैं, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के जीवों में। तो समयुग्म की जीवों में समान प्रकार के युग्मक बनते हैं। इनमें नर व मादा युग्मक की पहचान नहीं कर सकते। देखिए समयुग्म के जो जीव होते हैं उनमें समान तरह के युग्मक बन रहे हैं, और न तो आप नर व मादा की पहचान नहीं कर पाओगे। लेकिन विषम युग्म की जीवों में स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नर व मादा युग्मक बनाए जाते हैं। ये बात हमने पहले ही कर ली है कि आराम से आप बता सकते हो कि नर कौन सा और मादा कौन सी है विषम युग्मक की प्राणियों में। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें, ये देखिए युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, ये भी याद रखना आपको। युग्मक जब बनते हैं ना गेमेट, वो सदैव अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब है गुणसूत्र उसमें आधे रहते हैं, अगुणित रहते हैं, मतलब अगुणित से निश्चित होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक अपन ऐसे लिखते हैं कि मानव को 2n बराबर 46 लिखते हैं। जब इसमें गुण बनेंगे तो आधे हो जाएंगे, मतलब 23 गुणसूत्र हो जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से कोई प्राणी है जो खुद ही n है तो उसमें कोई युग्मक बन रहा है तो भी वो युग्मक n ही बनेगा, n/2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाली स्थिति के अंदर जो 2n जहाँ पर गुणसूत्र मतलब जिसमें दो सेट होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, वहाँ पर तो अड़सूत्री विभाजन होगा। लेकिन अगर कोई प्राणी पहले से ही n है, गुणित है, तो उसमें समसूत्री विभाजन होने वाला है। तो ये बात अपन देखने वाले हैं इसमें। देखो
बहुत से जीव, तो ये एक बात याद रखिएगा, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, एन होते हैं। बहुत से जीव जिनका शरीर ही अगुणित होता है, ये बात आ गई। अतः इस स्थिति में ऐसे जीवों में समसूत्री विभाजन से ही, यानी अठसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन से ही अगुणित युग्मकों का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए कोई जीव है, वो एन है, इसमें युग्मक बनेगा तो युग्मकों में भी एन ही होते हैं। तो इसमें अगर अठसूत्री विभाजन हो जाता तो क्या होता है, n/2, जो कि ये संभव नहीं था, इसलिए इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है। ये याद रखने वाली बात है कि कौन से प्राणियों के अंदर, ये कौन से जीवों के अंदर समसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के दौरान, तो जिनका शरीर पहले से अगुणित होता है या एन होता है, और ये होता है जो निम्न किस्म के जो प्लांट या जीव होते हैं। अब उनके उदाहरण याद रखना आप, तो मोनेरा जगत के जीव जिनके अंदर जीवाणु, नीलरी, शैवाल, माइकोप्लाज्मा आएंगे। इसके अलावा हमारे जो शैवाल है वो कवक है, और ब्रायोफाइटा पादप तक, जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं वहाँ तक इनका शरीर अगुणित होता है, और इनमें हमेशा जब युग्मक बनते हैं तो समसूत्री विभाजन ही होता है, अठसूत्री नहीं होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि कुछ ऐसे जीव है जिनका शरीर द्विगुणित यानी 2n होता है। इनमें ही अठसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे ये 2n है तो इसमें अठसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा तो n हो जाएगा इसका आधा। इसका मतलब है इसमें अठसूत्री विभाजन हो सकता है। तो इसलिए जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है तो 46 के आधे 23 हो जाते हैं, तो हम 2n बराबर 46 हैं, क्योंकि हमारा शरीर द्विगुणित है। तो द्विगुणित होने के कारण हमारे अंदर अठसूत्री विभाजन होता है, ये स्थिति है। तो इसका मतलब अठसूत्री विभाजन किस में होगा, ऐसे प्राणी जिनका शरीर कैसा होता है, द्विगुणित 2n होता है। तो अठसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मों का निर्माण हो जाता है। जैसे मानव है, मानव की कोई द्विगुणित कोशिका, उसमें 46 गुणसूत्र है, उसमें अठसूत्री विभाजन हुआ और युग्मक बन गए, और उस युग्मक में कितने गुणसूत्र हो गए, 23 गुणसूत्र हो गए। ये स्थिति आ गई। अब इसके उदाहरण देखो आप, उदाहरण देखो, ब्रायोफाइटा से ऊपर का जो पौधे होते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा से ठीक ऊपर वाला पौधा है ये। इसके अलावा अनावर्त बीजी, जिनको अपन जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, और आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म पादप कहते हैं। आवर्त बीजी में कौन को दो और आते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये आवर्त बीजियों के उदाहरण है। दो पादप और होते हैं इसमें। तो आवर्त बीजी जिनमें एक बीजपत्र या द्विबीजपत्री प्लांट, जिनको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, वो और मानव, और जितने भी आप देख रहे हो प्राणी, चाहे गाय भैंस बकरी, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सारे और प्राणी जो है, वो सब में क्या होता है, द्विगुणित होता है, और उनमें अठसूत्री विभाजन ही होता है युग्मक निर्माण के समय। तो कौन कौन से पादप है, टेरिडोफाइटा से ऊपर वाले टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा से ऊपर वाले टेरिडोफाइटा से नीचे वाले शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इन सब में तो होता है समसूत्री विभाजन, और टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा से ऊपर वाले पौधों में होता है अठसूत्री विभाजन। जैसे जीव है, जीव का शरीर है, वह अगुणित है, तो अगुणित होने के लिए इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है और युग्मक बन जाते हैं। और ऐसे युग्मक भी क्या होते हैं, गुणित होते हैं, क्योंकि युग्मक तो वैसे अगुणित होते हैं। ये दूसरा जीव है, जैसे फर्स्ट जीव है, ये कोई दूसरा जीव है, इसका शरीर द्विगुणित है, तो इसमें आराम से अठसूत्री विभाजन हो जाएगा, क्योंकि द्विगुणित शरीर है, इसलिए गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे, और इसमें युग्मक जो बनेंगे वो भी अगुणित रहेंगे। अब जैसे कुछ जीवों के अंदर गुणसूत्रों की आपकी किताब के अंदर एक टेबल बनाई हुई है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, ये जीव का नाम है। इस जीव के अठसूत्री विभाजन करने वाली जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है कि जो अठसूत्री विभाजन करेगी कोशिका उसमें गुणसूत्र कितने हैं, और अठसूत्री विभाजन के बाद जो युग्मक बनेंगे उन युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो हम जान रहे हैं युग्मकों में गुणसूत्र हमेशा एन होते हैं, यानी अगुणित होते हैं, और अठसूत्री विभाजन करने वाली कोशिकाओं में, जिनमें सभी अपन द्विगुणित कोशिकाएं पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे मनुष्य के अंदर द्विगुणित कोशिका में, हर कोशिका में 46 होते हैं, जब ये अठसूत्री विभाजन करेगी तो 23 हो जाएंगे। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, तो 6 इसके युग्मकों में हो जाएंगे। चूहे में 42 गुणसूत्र होते हैं, चूहे में 42, 21 हो जाते हैं इसके युग्मकों में बनेंगे, तो क्योंकि अठसूत्री विभाजन हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, अठसूत्री विभाजन, और आधे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर आपकी यहाँ पर 6 दे दिए तो यहाँ पर आप द्विगुणित कोशिका में दुगुने कर दोगे। अगर द्विगुणित कोशिका दी गई है तो युग्मकों में अपन आधे कर देंगे। अगर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या दी रही है तो उसको अपन डबल कर देंगे। तो इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चूहे के अंदर 42 है तो इसमें 21 हो गए, कुत्ते में 78 है तो 39 हो गए, बिल्ली में 38 गुणसूत्र है तो 19 हो गए, फल मक्खी में 8 हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है फल मक्खी, क्योंकि इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए साइंस में।
तो इसमें 8 है, तो इसमें युग्मक कितने बनेंगे? इसमें 4 गुणसूत्रों वाले युग्मक बनेंगे। ओपियोग्लोसम देखो बहुत एक फर्न टेरिडोफाइटा प्लांट है, 1260 इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मकों में कितने होंगे? 630 इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाएंगे। सेब होती है एप्पल, उसमें 34 गुणसूत्र होते हैं, तो इसके युग्मक बनेंगे तब 17 हो जाएंगे। धान का मतलब जो चावल है, चावल, उसमें 24 गुणसूत्र होते हैं, और जब इसमें युग्मक बनते हैं तो 12 हो जाते हैं। मक्के के अंदर 20 होते हैं, जब युग्मक बनते हैं तो 10 हो जाते हैं। आलू में 48 होते हैं, और जब युग्मक बनते हैं तो 24 हो जाते हैं। तितली के अंदर 380 गुणसूत्र होते हैं, और जब युग्मक बनते हैं तो 190 हो जाते हैं। और प्याज में 32 गुणसूत्र होते हैं, तो ये जब सूत्री विभाजन करता है तो इसके अंदर 16 हो जाते हैं। तो ये कुछ गुणसूत्रों के उदाहरण आपकी किताब में दिया गया था। तो ये चीज़ें क्या है, रटने की है। आपको इन गुणसूत्रों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपने बायो के अंदर, तो उसमें आपको रटना भी पड़ेगा। तो ये इनके आपके गुणसूत्र आपको याद रखिएगा। बस ये है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर युग्मकों में गुणसूत्र संख्या दे दे तो ठीक है, आपको द्विगुणित कोशिका के लिए डबल कर देने हैं। अगर द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र दे देंगे तो युग्मकों में पूछ ले तो आपको उसके ठीक आधे कर देने हैं। बस ये यहाँ पर बताया गया है इस तरह से। तो आप इसको देख लीजिए, इस टेबल को, ये आपको बता दिया है। अब यदि ये आपका हो गया, तो ये आज का वीडियो बस यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने को मिलेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को अपने पिछले वाले वीडियो देखने के लिए कोई समस्या आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अपना चैनल का नाम है ओके बायोलॉजी बाय BSS, जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही नया जो विंडो खुलेगा उसके अंदर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट, इस तरह के 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। तो जो प्लेलिस्ट में है उन प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक हेडिंग मिलेगी, क्लास 12 बायोलॉजी NCERT। उसमें को जब आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपको जो भी पिछले वाले जितने भी वीडियो वो उसके अंदर पड़े हुए हैं, वो आप उनको ओपन करके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने खुद के लिखित नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो नाम पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे, नाम पर जैसे क्लिक करोगे ओपन होके प्लेलिस्ट दिखेगी आपको, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और भी उसमें बहुत सारे आपके वीडियो दे रखे हैं, उनको आप अध्ययन करना चाहते हो तो उनको भी आप देख सकते हो। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के NCERT के नवीनतम वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।